नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस से रिलेटेड। आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, जिसका कि आपका टॉपिक है सॉइल स्ट्रक्चर। तो इसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर की। आपका सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सॉइल स्ट्रक्चर रिफर्स टू हाउ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स sand, silt and clay clump together to form larger aggregates called beds. The arrangement of these beds and the pore spaces between them is what defines a soil's structure. Good soil structure is crucial for plant growth because it allows for proper air and water movement, विच आर इसेंशियल फॉर रूट्स एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम मृदा संरचना की बात करते हैं, तो सॉइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो मृदा संरचना से तात्पर्य यह है कि कैसे अलग अलग मृदा कण, जैसे आपके अलग अलग मृदा कण आपके कौन कौन से हैं, जिनको हम सैंड, सिल्ट, क्ले बोलते हैं, मतलब रेत, गाद और जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है, एक साथ मिलकर बड़े समूह बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पेड्स बोलते हैं, जिनको पेड्स बोलने का काम किया जाता है। इन पेड्स की व्यवस्था और उनके बीच के छिद्र ही मृदा की संरचना को परिभाषित करने का काम करते हैं या परिभाषित करते हैं। अच्छी मृदा संरचना पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा आपका सॉइल स्ट्रक्चर होगा तो वो जो आपके पौधे हैं उनकी वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यह हवा और पानी के उचित संचलन की अनुमति देती है, जो जड़ों और मृदा जीवों के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब मृदा संरचना के आपके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ देयर पेड्स। द 4 मेन टाइप्स आर। तो अगर हम इनकी बात करें तो मृदा संरचनाओं को उनके आकार, माप और व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसके 4 आपके कहा जाए तो आपके 4 इसके मुख्य प्रकार आपके होते हैं। तो जो सबसे पहला इसका प्रकार है आपका, वो आपका कौन सा है? तो सबसे पहला प्रकार है आपका ग्रैनुलर। इसको हम लोग एस्फेरॉइडल भी बोलते हैं, मतलब दानेदार या आपका गोलाकार जो आपकी मृदा संरचना है बोलते हैं। तो दीज आर स्मॉल स्फेरिकल एंड पोरस एग्रीगेट्स दैट रिजेंबल क्रम्स। They are typically found in the topsoil and are great for aeration and water infiltration due to the large pore spaces. तो अगर हम सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर की बात करें, सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो आपका है ग्रेनुलर या स्फेरॉइडल। इसमें आपका क्या होता है? ये छोटे गोलाकार और छिद्र युक्त आपके समुच्चय आपके होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, जो टुकड़ों जैसे दिखाई देते हैं, जो आपके टुकड़े के स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं। ये आमतौर पर ऊपरी मृदा में पाए जाते हैं। ये आपका जो सबसे आपकी ऊपरी सॉइल है उसमें, टॉप सॉइल में ये पाए जाते हैं। और बड़े छिद्र स्थानों के कारण जो इनका आपका एरेशन होता है और जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन होता है वो आपका बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही आपका अच्छा होता है। तो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आपका स्ट्रक्चर आपका ग्रैनुलर स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर है। तो ये आपका टॉप सॉइल में पाया जाता है। कहीं ना कहीं ये आपका स्मॉल संरचना होती है, राउंडेड इसके आपके पेड्स होते हैं और हाई पोरोसिटी होती है और एक्सीलेंट ड्रेनेज और आपका एरेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट आपका सॉइल स्ट्रक्चर है वो आपका है ब्लॉकी। ब्लॉकी का मतलब ब्लॉक नुमा आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ब्लॉकी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इरेगुलरली शेप्ड क्यूब लाइक पेड्स। दे कैन बी एंगुलर विद शार्प एजेस और सब एंगुलर विद राउंडेड एजेस। तो दिस टाइप इज कॉमन इन सब सॉइल एंड इट्स इफेक्टिवनेस फॉर ड्रेनेज एंड रूट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द साइज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ब्लॉक्स। तो अगर हम ब्लॉक नुमा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो जो आपकी ब्लॉक नुमा स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी ब्लॉकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या होता है? यह संरचना अनियमित आकार के आपके घनाकार ब्लॉकों से बनी होती है। तो ये जो आपकी संरचना होती है कोई नियमित आकार नहीं होता है, ये कोई रेगुलर आपका शेप नहीं होता है, ये इर्रेगुलर शेप के आपके होते हैं ब्लॉकी स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं। ये नुकीले किनारों वाले कोणीय या गोल किनारों वाले उपकोणीय आपके हो सकते हैं। कौन? आपके जो ब्लॉकी स्ट्रक्चर है ये।
और यह प्रकार जो आपका होता है, जो आपका ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है, यह आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपका सब सॉइल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आपका सब सॉइल में पाया जाता है और जल निकासी और जड़ों की वृद्धि के लिए इसकी प्रभावशीलता ब्लॉकों के आकार और जो स्थिरता होती है, आकार और स्थिरता पर निर्भर करती है। तो जो आपका रूट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं आकार और स्थिरता पर निर्भर होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आपके सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका आता है प्रिज्मेटिक या कॉलमनर। तो जो आपका प्रिज्मीय या स्तंभकार जो आपकी संरचना है, जो आपका स्ट्रक्चर है, सॉइल स्ट्रक्चर है, इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका ये होता है कि कैरेक्टराइज्ड बाय टॉल कॉलम लाइक पेड्स। Prismatic structures have flat tops while columnar ones have rounded tops. These are often found in subsoil horizons and can restrict water and root movement, especially in soils with high sodium content. तो अगर हम प्रिज्मेटिक या कॉलमनर अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मतलब प्रिज्मी और स्तंभकार, तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके ऊंचे स्तंभ जैसे पेड़ों द्वारा आपका चिन्हित किए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लंबी संरचना होती है, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्रिज्मीय संरचनाओं के शीर्ष चपटे होते हैं। जो प्रिज्म लाइक जो स्ट्रक्चर होता है तो इसके जो आपके शीर्ष होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके चपटे आकार के होते हैं, जबकि स्तंभकार संरचनाओं के जो आपके शीर्ष होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आपके गोल होते हैं, राउंड शेप में इनकी संरचना होती है। ये अक्सर अवमृदा मतलब जो आपकी सब सॉइल है, ये आपके अवमृदा मतलब सब सॉइल में पाए जाते हैं और पानी और जड़ों की जो आपकी गति होती है उसको ये रोकने का काम करते हैं या उसको ये क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। खासकर उच्च सोडियम जो आपका सोडियम वाली जो सॉइलें होती हैं, उच्च सोडियम कंटेंट वाली जो सॉइल्स हैं, उसमें आपकी ये संरचना पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लेट लाइक जो आपकी स्ट्रक्चर है, प्लेटी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है? तो दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ फ्लैट हॉरिजेंटल लेयर्स that overlap like stacked plates. It's often caused by soil compaction from heavy machinery or natural processes. Platy structure can severely impede the downward movement of water and roots. तो अगर हम प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, मतलब जो आपका स्ट्रक्चर है प्लेट लाइक, तो इसमें अगर हम इसकी बात करें तो यह संरचना समतल क्षैतिज परतों से आपकी बनी होती है। मतलब ये आपकी एक फ्लैट संरचना है, एक प्लेट लाइक संरचना है जो एक दूसरे पर प्लेटों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती हैं। ये डिफरेंट प्लेट्स आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये प्लेट्स क्या हैं? एक दूसरे के ऊपर आपकी रखी हुई हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर है, एक प्लेट लाइक टाइप स्ट्रक्चर है। यह अक्सर भारी मशीनरी या प्राकृतिक प्रक्रियाओं से मिट्टी के संघनन के कारण आपका होता है। तो भारी मशीनरी का जब आप प्रयोग करते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बनने का काम होता है। तो प्लेटी संरचना जो आपकी होती है, जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करती है? ये पानी और जड़ों की नीचे की ओर गति को गंभीर रूप से बाधित करने का काम करती है। तो जो आपका कहीं ना कहीं आपका जो वाटर का जो मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड जो वाटर का मूवमेंट है, और जो आपकी जड़ों का विकास है या जो आपका रूट का जो पेनिट्रेशन है, उसको ये रोकने का काम करता है आपका जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, सॉइल का स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो मृदा संरचना निर्माण को प्रभावित करने वाले जो आपके कारक हैं वो आपके कारक कौन कौन से हैं? तो मृदा निर्माण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो सॉइल स्ट्रक्चर इज नॉट स्टैटिक, इट डेवलप्स एंड चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स. These factors are often summarized by the acronym CLOVT. तो अगर हम मृदा संरचना की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो इसको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करने का काम करते हैं। तो
मृदा संरचना स्थिर नहीं होती है। अगर आप बात करें सॉइल स्ट्रक्चर, तो वो स्थिर नहीं होती है, वो आपका चेंज होती रहती है। और ये चेंज कैसे होती रहती है? यह भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के कारण संयोज के, मतलब जो आपके फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनके संयोजन के कारण समय समय पर ये आपकी डेवलप भी होती है और कहीं ना कहीं इसमें आपके चेंजेस भी आते रहते हैं, ये परिवर्तित भी होती रहती है। इन कारकों को अक्सर संक्षिप्त रूप से क्लॉफ्ट कहा जाता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है जो आपके सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को प्रभावित करने का काम करता है, तो वो आपका सबसे पहला फैक्टर है क्लाइमेट। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द मिनरल वेदरिंग, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन एंड द लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स एंड क्ले। फॉर एग्जाम्पल, वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स प्रमोट केमिकल वेदरिंग लीडिंग टू डिफरेंट स्ट्रक्चर दैन दोज फॉर्म्ड इन ड्राई क्लाइमेट्स। तो अगर हम जलवायु की बात करें, तो जलवायु सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपका सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को। तो तापमान और वर्षा, खनिज अपक्षय, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और लवणों एवं मृत्तिका के निक्षालन की दर को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, तो जो आपकी जलवायु होती है, आर्द्र जलवायु जो आपकी होती है, वो रासायनिक अपक्षय को बढ़ावा देने का काम करती है। मतलब आपका केमिकल वेदरिंग को मतलब केमिकल जो आपका वेदरिंग होती है उसको प्रभावित करने का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप शुष्क जलवायु की तुलना में आपकी भिन्न संरचनाएं बनती हैं। आपकी भिन्न भिन्न संरचनाएं, डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट फैक्टर है आपका सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करता है, तो वो आपके हैं ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका आता है प्लांट रूट्स, फंजाई एंड अर्थवर्म्स क्रिएट चैनल्स एंड सीक्रेट सब्सटेंसेज दैट बाइंड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्लांट्स एंड माइक्रोब्स एक्ट एज अ ग्लू टू फॉर्म स्टेबल पेड्स। तो अगर हम जीवों की बात करें, तो ये भी आपके सॉइल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे आपका जीव है, ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव, ये भी प्रभावित करता है। तो इसमें आपका क्या है, जैसे पौधों की जड़ें, कवक और केचुए जल मार्ग बनाते हैं। जो भी उस चलने के मार्ग होते हैं, जो भी चैनल्स होते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। और ऐसे पदार्थ स्रावित करते हैं जो मिट्टी के कणों को आपस में बांधने का काम करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं, बांधने का काम करते हैं, बांधने का काम करते हैं, बांधते हैं। पौधों और सूक्ष्म जीवों से विघटित आपके जो कार्बनिक पदार्थ हैं, स्थिर मिट्टी बनाने के लिए गोंद का काम करते हैं, मतलब एक स्टिकी नेचर का काम करते हैं, स्टेबल पेड्स का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, सॉइल स्ट्रक्चर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो आपका रिलीफ आता है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी कैसे आपकी सॉइल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, तो द शेप ऑफ द लैंड अफेक्ट्स वाटर रन ऑफ एंड इरोजन। फ्लैटर एरियाज tend to have deeper, more developed soils with better structure than steep eroding slopes। तो अगर हम बात करें स्थलाकृति की, तो भूमि का ढलान जल अपवाह और अपरदन को आपका प्रभावित करने का काम करता है। समतल क्षेत्रों में गहरी, अधिक विकसित मिट्टी होती है, जिसकी संरचना तीव्र, अपरदनकारी आपका ढलानों की तुलना में आपका क्या होता है, बेहतर होता है। तो रिलीफ भी कहीं ना कहीं सॉइल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेरेंट मटेरियल की, तो पेरेंट मटेरियल भी आपका प्रभावित करता है आपके सॉइल स्ट्रक्चर को। वो कैसे प्रभावित करता है, वो आपका है पेरेंट मटेरियल, द टाइप ऑफ रॉक और मिनरल फ्रॉम विच द सॉइल फॉर्म्स। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपका जो बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है और सेडिमेंट्री रॉक dictates the initial particle size and mineral composition which influences the soil's potential for aggregation। तो अगर हम पेरेंट मटेरियल की बात करें, मूल सामग्री की बात करें, तो जिस प्रकार की चट्टान या खनिज से मिट्टी आपकी बनती है, तो मिट्टी आपकी कैसी बनती है, कौन कौन से खनिज से बनती है, ये आपके खनिज हैं, जैसे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, या आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या औषधि जो चट्टानें हैं, यह प्रारंभिक कण आकार और खनिज संरचना को निर्धारित करने का काम करती हैं और जो मिट्टी के एकत्रीकरण की क्षमता को प्रभावित करती हैं। एकत्रीकरण का मतलब आपका जो सैंड, सिल्ट और जो आपके क्ले पार्टिकल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एग्रीगेट करने का काम करती है और यही कहीं ना कहीं आपके सॉइल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने का काम करते हैं।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट फैक्टर है आपका सॉइल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाला, तो वो आपका है टाइम। तो टाइम आपके सॉइल स्ट्रक्चर को कैसे प्रभावित करता है? तो सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दीज फैक्टर्स interact to create distinct soil horizons and measure structures। तो अगर हम टाइम की बात करें कि आपका टाइम सॉइल स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करता है, तो मिट्टी का निर्माण जो आपकी है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीमी प्रैक्टिस है, स्लो प्रोसेस है। हजारों वर्षों में, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर जब आपके होते हैं, तो ये कारक कहीं ना कहीं परस्पर क्रिया करके विशिष्ट आपका मृदा क्षितिज और परिपक्व संरचनाएं बनाने का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई सॉइल स्ट्रक्चर मैटर्स फॉर प्लांट ग्रोथ। मतलब पौधों की जो वृद्धि है, पौधों की वृद्धि के लिए जो मिट्टी की संरचना है वो आपकी क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे महत्वपूर्ण है, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें, अ हेल्दी वेल स्ट्रक्चर्ड सॉइल इज फंडामेंटल फॉर एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम हेल्थ। इट्स क्वालिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट्स। तो एक स्वस्थ सुव्यवस्थित मिट्टी कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसकी गुणवत्ता का सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर पे, आपके प्रोडक्शन पे, आपकी प्लांट ग्रोथ पे पड़ता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है तो ये आपका है वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड ड्रेनेज। तो ये सबसे बड़ा आपका फैक्टर है। तो इसकी अगर हम बात करें तो वाटर इनफिल्ट्रेशन का मतलब आपका क्या है? Infiltration and drainage. A good quality structure like granular or crumb allows water to easily soak into the soil, reducing runoff and erosion. Conversely, compacted platy soils can lead to waterlogging। तो अगर हम बात करें कि आपका जो कैसे आपका सॉइल स्ट्रक्चर प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करता है, तो ये ऐसे प्रभावित करता है कि वाटर इन्फिल्ट्रेशन एंड ड्रेनेज, डिफरेंट टाइप की आपके जो सॉइल स्ट्रक्चर हैं वो वाटर इन्फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला हमने बात किया कि जल निगमन और जल निकासी, ये आपकी बात आती है। तो इसमें आपका क्या है, एक अच्छी जो संरचना है जैसे दानेदार या भुरभुरी पानी को आसानी से मिट्टी में सोखने में हेल्प देती है या मदद करने का काम करती है, जिससे अपवाह और कटाव आपका कम होता है। इसके विपरीत सघन चपटी मिट्टी जल भराव का कारण आपका बन सकती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका रूट पेनिट्रेशन, तो आपका अगर अच्छा स्ट्रक्चर होगा सॉइल का स्ट्रक्चर, तो आपका कहीं ना कहीं जो रूट का पेनिट्रेशन है वो भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। वो कैसे होगा? जैसे आपका ओपन पोरस स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड पाथवेज फॉर रूट्स टू ग्रो एंड स्प्रेड, अलाउइंग प्लांट्स टू एक्सेस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ लार्जर सॉइल वॉल्यूम्स। Compacted or massive soils can inhibit root growth, leading to stunted plants। तो जो जड़ों का प्रवेश है वो भी कहीं ना कहीं आपके सॉइल स्ट्रक्चर से प्रभावित होता है। तो जो आपकी खुली छिद्र युक्त संरचनाएं हैं जड़ों को बढ़ने और फैलने के लिए मार्ग प्रदान करने का काम करती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे पौधों को मिट्टी के बड़े भाग से, जो आपका लार्ज एरिया होता है, बड़े भाग से पानी और जो आपके पोषक तत्व हैं प्राप्त होते हैं। सघन या भारी मिट्टी जो होती है जड़ों की वृद्धि को बाधित करने का काम करती है, बाधित कर सकती है, जिससे आपके जो पौधे हैं वो आपके क्या होती हैं, उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, या वो प्लांट आपके क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। तो वो जो प्लांट होते हैं वो आपके छोटे रह जाते हैं या बौने रह जाते हैं और वो आपके ईल्ड को डायरेक्टली प्रभावित करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एयर सर्कुलेशन। तो एरेशन की अगर हम बात करें तो एरेशन को भी आपका जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो प्रभावित करता है, और वो प्रभावित करेगा तो आपका प्लांट का जो आपका ग्रोथ है वो आपका प्रभावित होगा। तो एरेशन पोर्स बिटवीन पेट्स आर क्रूशियल फॉर वाटर फॉर होल्डिंग एयर। प्लांट रूट्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड मेनी बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स आल्सो रिक्वायर एरोबिक कंडीशंस टू थ्राइव। तो अगर हम बात करें कि आपका जो एयर सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन भी अगर आपकी अच्छी सॉइल है और अगर आपका सॉइल में एरेशन अच्छा होगा तो आपका प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। इट मीन रेस्पिरेशन अच्छा होगा, एरोबिक कंडीशन अगर होंगी, मतलब आपका ऑक्सीजन या एरेशन अच्छा होगा, तो सीधा सा है आपका जो प्रोडक्शन है आपका हेल्दी प्लांट का ग्रोथ होगा। तो जड़ों के बीच के छिद्र वायु को धारण करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए आपकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन तभी आपके प्लांट को मिलेगी जब आपका सॉइल का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होगा। और कई लाभकारी जो आपके मृदा सूक्ष्मजीव होते हैं, जो आपके सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, को भी पनपने के लिए कहीं ना कहीं जो आपकी वायवीय कंडीशन है, जो आपका वायवीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, मतलब कहीं ना कहीं आपका एरेशन भी बहुत ज़रूरी है आपके कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए, सूक्ष्म माइक्रोब्स के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका सॉइल स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को भी प्रभावित करता है, तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अगर आपकी प्रभावित हुई तो कहीं ना कहीं आपका जो प्लांट का ग्रोथ है वो भी आपका प्रभावित होता है, और प्लांट का ग्रोथ प्रभावित हुआ तो आपका यील्ड भी प्रभावित होता है। तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, तो गुड स्ट्रक्चर इंश्योर्स रूट्स हैव अ large surface area of contact with the soil, facilitating the uptake of water and nutrients. It also supports microbial activity, which is vital for breaking down organic matter and releasing nutrients for plants. तो अगर हम बात करें पोषक तत्वों की उपलब्धता की, तो एक अच्छा स्ट्रक्चर जो है, एक अच्छा सॉइल स्ट्रक्चर जो है, वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को भी प्रभावित करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका अच्छा स्ट्रक्चर है, जो आपका गुड स्ट्रक्चर है, अच्छी संरचना सुनिश्चित करती है कि जड़ों का मिट्टी के साथ संपर्क का एक बड़ा सतह क्षेत्र हो। तो अगर आपका कहीं ना कहीं सरफेस एरिया आपका अच्छा होगा तो जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो आपका बहुत अच्छा होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका बहुत अच्छा होगा, जिससे पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण कहीं ना कहीं आपका इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। यह सूक्ष्म जीवी गतिविधि को भी बढ़ावा देता है या बढ़ाने का काम करता है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है, जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करने के लिए आपका महत्वपूर्ण है, आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी आपकी डिपेंड करती है आपके सॉइल स्ट्रक्चर पे। तो थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स on my YouTube channel. Thank you so much.